नमस्कार, मैं अजय कुमार। भारत सरकार की तरफ से कई जरूरी सर्वे किए जाते हैं, मगर सारा फुटेज प्राइवेट कंपनियां चुनाव के पहले जो ओपिनियन पोल और चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल सर्वे करवाती हैं, केवल उसी को मिलता है। गिनती के कुछ मीडिया संस्थान छोड़ दिया जाए तो आम लोगों के जीवन से जुड़े सबसे ज़रूरी सर्वे पर कोई बातचीत ही नहीं होती है। ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल सर्वे पूरी तरह से मीनिंगलेस होते हैं। चुनाव के बाद रिजल्ट निकल ही जाता है, तो ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल पर इतना ज़्यादा समय क्यों खर्च किया जाता है? टीवी मीडिया की जम के कमाई हो, इसके अलावा इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। जनता में हार और जीत का नशा पैदा कर बम्पर कमाई करने के अलावा एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल सर्वे का कोई और मकसद नहीं दिखता है। तो जरूरत इस बात की है कि जनता के लिए जो जरूरी सर्वे हैं उस पर बातचीत की जाए। तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाली एक संस्था है नाबार्ड, यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ने ग्रामीण भारत पर एक सर्वे रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का नाम इंडियन रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे है। इस रिपोर्ट को नाबार्ड गांव देहात के 1 लाख परिवारों से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद नाबार्ड ने जारी किया है। इस सर्वे के मुताबिक ग्रामीण भारत के एक परिवार की औसत मासिक आमदनी 12,698 रुपये है। इस आंकड़े को थोड़ा और तोड़कर समझा जाए तो बात इस तरह से बनेगी कि एक परिवार में औसतन 5 सदस्य होते हैं, यानी ग्रामीण भारत की प्रति व्यक्ति मासिक आमदनी 2500 रुपये के आसपास बनती है। दिन भर में इसका मतलब ही हुआ कि ग्रामीण भारत में रहने वाला एक व्यक्ति 100 रुपये भी नहीं कमा पाता है। यह आंकड़े तब आ रहे हैं जब इसकी संभावना सबसे प्रबल है कि नरेंद्र मोदी सरकार के दौर में संस्थाएं पूरी तरह से बेईमान हो चुकी हैं। जितने भी आंकड़े जारी होते हैं उन आंकड़ों पर अर्थशास्त्री गंभीर प्रश्न खड़ा करते हैं, क्योंकि उन सब के बारे में एक संभावना यह खड़ी होती दिखती है कि आंकड़े हासिल करने के लिए इस तरह की मेथडोलॉजी अपनाई गई है जिससे नरेंद्र मोदी की सरकार की छवि को अच्छी तरीके से बनाया जा सके। यानी अगर ईमानदारी के साथ आंकड़े जारी किए जाते तो संभव है कि कुछ अलग तस्वीर निकलकर सामने आती, मगर फिर भी यह मानकर चलें कि नाबार्ड के सर्वे से ग्रामीण भारत की प्रति व्यक्ति आमदनी 25 रुपये सही है। तब भी यह प्रश्न उठता है कि आखिरकार इतनी कम आमदनी में कोई व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन कैसे जी पाता होगा। अगर यह आंकड़ा सही है कि ग्रामीण भारत की प्रति परिवार औसत आमदनी 12,698 रुपये है, तो यही प्रश्न उठता है कि आखिरकार 5 लोगों का एक परिवार इतनी कम आमदनी में कैसे जी पाता होगा। इतनी कम आमदनी में नून तेल का खर्चा ही निकालना मुश्किल काम है, तो ढंग की शिक्षा, ढंग का खाना, ढंग का पहनना, ढंग का आवास, दवाई, इलाज की बात तो छोड़ ही दीजिए। नाबार्ड की इसी रिपोर्ट से पता चलता है कि 52% ग्रामीण भारतीय किसी न किसी तरह के कर्ज में दबे हुए हैं। पिछले 5 साल में यह आंकड़ा घटने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। मतलब ग्रामीण भारत की औसत आमदनी इतनी कम है कि कर्ज का दबाव बढ़ता जा रहा है। नाबार्ड का ही सर्वे कहता है कि प्रति व्यक्ति जमीन के मामले में देखा जाए तो एक परिवार की औसत लैंड होल्डिंग करीब 1.8 एकड़ है, मतलब 7400 स्क्वायर मीटर है, जो लैंड होल्डिंग के मामले में 5% सबसे टॉप पर मौजूद हैं। अगर उन्हें हटा दिया जाए तो एवरेज लैंड होल्डिंग और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। और सामान्य सा नियम है कि अगर बड़ी लैंड होल्डिंग नहीं है तो किसानी अच्छी से नहीं हो सकती है। और भारत में तो ऐसी कई जातियां हैं जिनके पास कोई ज़मीन ही नहीं है, वो गाँव देहात में खेतिहर मजदूर के तौर पर दूसरे के खेतों में काम कर रही हैं। अब इन आंकड़ों के सहारे ग्रामीण भारत की जो तस्वीर निकल कर सामने आती है उसे समझते हैं। यह आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं कि ग्रामीण भारत के हर परिवार की परेशानी अंतहीन है। वह ग्रामीण भारत जहां भारत की 60% आबादी रहती है, वह अंतहीन पीड़ा का शिकार बनने के लिए अभिशप्त है। मगर जब चुनाव आता है तो हमें मीडिया के जरिए शोर सुनवाई दिया जाता है कि 3-4 मुद्दे ही चुनावी राजनीति को तय कर रहे हैं। जैसे हाल ही में हरियाणा का चुनाव जब संपन्न हुआ, मीडिया के जरिए यह सुनाई दिया कि किसान, नौजवान और पहलवान का मुद्दा हरियाणा की चुनावी राजनीति को गढ़ रहा है। संभव है कि यह मुद्दे हरियाणा की चुनावी राजनीति के बयार में बह रहे हों, मगर जब प्रति व्यक्ति और प्रति परिवार आमदनी बहुत ही ज़्यादा कम हो
तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसी कई सारे मुद्दे होंगे, कई सारे विषय होंगे जिन पर एक सामान्य सा परिवार सरकार की मदद की अपेक्षा करता होगा। इतनी बड़ी बीहड़ परेशानी होने के बावजूद भी सत्ता परिवर्तन करना बहुत ही मुश्किल काम होता जा रहा है। इसका एक ही मतलब यह निकलता है कि सत्ता और आम लोगों के बीच में जिस तरह का रिश्ता बनना चाहिए उस तरह का रिश्ता बन नहीं रहा है। सत्ता ने कुछ इस तरीके की माया रची है कि लोग अपनी बदहाल जिंदगी को भूल जाते हैं और सत्ता की बदहाली को बदलना नहीं चाहते हैं। अब वह चाहे जैसी भी माया में हो, मगर सत्ता ने माया तो क्रिएट की ही है। अब वह माया हिंदू मुस्लिम नफरत की हो सकती है, जातिगत भेदभाव की होती है, अंधराष्ट्रवाद की हो सकती है, मंदिर मस्जिद की हो सकती है, मगर लोगों के दिमाग में यह भर तो दिया गया है कि वह बदतर हालत में जी रहे हैं, मगर फिर भी उनके भीतर से अपने जीवन की परेशानियों पर दोष ठहराने के लिए वह सरकार में सत्ता परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि कुछ ना कुछ तो बहुत ऐसा बुरा चल रहा है जो राजनीति और जनता के बीच एक सही रिश्ता बनना चाहिए, वह रिश्ता नहीं बन पा रहा है। इतनी कम आमदनी में रहने वाले लोगों को कई तरह की सरकारी मदद की जरूरत होती है। सरकार कुछ मदद भी करती है जिसे कॉरपोरेट मीडिया वाले फ्रीबीज कह देते हैं। कॉरपोरेट मीडिया वाले कहते हैं कि फ्री में राशन, फ्री में दवाई और इलाज देकर के सरकार लोगों को निकम्मा बना रही है, जबकि नाबार्ड के आंकड़े हकीकत बयां कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अगर एक सरकार वाकई लोक कल्याणकारी सरकार है जैसा कि संविधान के मुताबिक उसे बनना चाहिए, यही उसका संवैधानिक दायित्व है, तो उसे ऐसे ढेर सारे कदम उठाने पड़ेंगे जिससे लोगों की आमदनी बढ़े, उनका गरिमापूर्ण जीवन जीने का जो सपना है वो साकार हो पाए। मगर सरकार की योजना के जरिए जो मिलता है वह आम लोगों की जरूरत के मुताबिक बहुत ही ज़्यादा कम है। तो जो मीडिया संस्थान सरकार की इस तरह की मदद को फ्रीबीज कहते हैं, वह अगर वाकई अपने पेशे को लेकर के ईमानदार होते तो जो बहुत बड़ी बेरोजगारों की फौज मौजूद है, महंगाई बढ़ती जा रही है, पढ़ाई लिखाई दवाई की कीमत बढ़ती जा रही है, मजदूरी और मेहनताना नहीं बढ़ रहा है, तो सरकार क्या कर रही है, इस तरह का प्रश्न पूछते। अगर कॉरपोरेट मीडिया वाले ईमानदारी से सवाल पूछ लेते तो उनकी जुबान से सरकारी योजनाओं के लिए फ्रीबीज जैसे शब्द नहीं निकलते। अब प्रश्न उठता है कि आमदनी कैसे बढ़ाई जाए। आमदनी कैसे बढ़ेगी? आमदनी तभी बढ़ेगी जब जो मेहनत किया जा रहा है उसका उचित मेहनताना मिलेगा, जब उचित मानव संसाधन बनाए जाएंगे, जब ऐसे लोग खड़े होंगे जो इतने काबिल हों कि उन्हें अच्छी नौकरी मिल पाए, उसके बदले अच्छा वेतन मिल पाए, अच्छी मजदूरी मिल पाए, तभी जाकर के इस पूरी अर्थव्यवस्था में डिमांड पैदा हो पाएगी। मतलब जो एक पूरा चक्र है वो चक्र इस बात की तरफ हमें ले जाता है कि भारत में एक अच्छा मानव संसाधन बनाना पड़ेगा। अच्छा मानव संसाधन का वही मतलब है कि जब तक आप गरिमापूर्ण जीवन नहीं देंगे तब तक आप अच्छा मानव संसाधन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक गांव देहात का व्यक्ति है, वह व्यक्ति अपने बच्चे को किसी तरह से सरकारी स्कूल में इसलिए भेजता है ताकि उसे मिड डे मील के तहत खाना मिल जाए, वह पढ़ने लिखने के लिए भी नहीं भेज रहा है। वैसी स्थिति में जो वह लड़का है या लड़की है वह आगे चल कर के क्या करेंगे? हम तो उन्हें कुशल मानव संसाधन में तब्दील होने के लिए तैयार ही नहीं कर रहे हैं। वैसी स्थिति में क्या होगा? जो ये ग्रामीण भारत की बदतर तस्वीर है जो आमदनी के मामले में दिख रही है वह जस की तस बनी रहेगी। अर्थव्यवस्था का सामान्य सा नियम है कि अर्थव्यवस्था में जब तक मांग नहीं बढ़ती है, और मांग तभी बढ़ती है जब बहुत बड़ी आबादी के पास वो खरीदने के लिए क्रय क्षमता हो, तभी जाकर के अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। अब इसी पर एक और आंकड़ा देख लीजिए आया है। यह वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है। जो रिपोर्ट यह बता रही है, रिपोर्ट यह कहती है कि भारत $150 से लेकर के $1500 जो एनुअल इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, उसको तो भारत ने बहुत आसानी से पार कर लिया, लेकिन जो $1500 से लेकर के $15,000 के बीच में, $14,000 के बीच में जो यात्रा है, जो हाई इनकम ग्रुप में भारत को ले जाता, वहां पर भारत फंस गया है। भारत मिडिल इनकम ट्रैप में फंस गया है। यह वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है, और यह रिपोर्ट यह कहती है कि केवल 34 ऐसे देश हैं जो पिछले कुछ सालों में, पिछले 10 सालों में इस मिडिल इनकम ट्रैप से बाहर निकल पाए हैं। उसमें भारत शामिल नहीं है। वह 34 देश कौन कौन से हैं?
वो 34 देश हैं जहां पर ऑयल और नेचुरल गैस का कारोबार बहुत ज़्यादा है, और या तो जो यूरोपियन यूनियन के आसपास के देश हैं। और इन सबको मिला लीजिए, इन 34 देशों को, तो इनकी जो आबादी है वो पाकिस्तान से भी कम है, और पाकिस्तान की आबादी उत्तर प्रदेश के बराबर है। यानी कि दुनिया की बहुत बड़ी आबादी मिडिल इनकम ट्रैप में या गरीबी में है। और इनको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर साफ साफ ये दिख रहा है कि दुनिया जिस मॉडल के हिसाब से आगे बढ़ रही है, उस मॉडल में ही बहुत बड़ी खामी है। इसीलिए तो दुनिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए वो जो मॉडल है, उस मॉडल में परिवर्तन करना पड़ेगा। और वो मॉडल क्या है? वह मॉडल कैपिटलिस्ट अप्रोच का मॉडल है, जहां पर हमको यह सिखाया और बताया जा रहा है कि अमीर आदमी ही इस दुनिया का विकास कर सकता है। वह फिलांथ्रोपी में कुछ पैसा देगा और वह मरेगा तो आप उसकी वाहवाही करेंगे, और ये भी नहीं चेक करेंगे भाई उसने कैसे पैसा कमाया है। ये भी एक बार भी आपको सोचने नहीं दिया जा रहा है कि आप एक बार चेक तो करें कि भाई उसने पैसा कमाया कैसे है, ताकि आप उस तंतुओं को पकड़ पाएं जिससे वह भ्रष्टाचार का महासागर देख पाए कि किस तरह से अमीर इस दुनिया में बना जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि दुनिया का पूरा मॉडल भी इस तरीके से जा रहा है, जहां पर एक बहुत बड़ी आबादी गरीब, मिडिल इनकम ट्रैप और बहुत कम आमदनी पर जीने के लिए अभिशप्त होती जा रही है। और उसको आगे बढ़ाने के लिए सबसे जरूरत और बुनियादी चीज तो यही है कि किसी ना किसी तरीके से हर सरकार यही कोशिश करे कि कैसे लोगों को गरिमापूर्ण जीवन दिया जाए। ढंग की शिक्षा, ढंग का खाना, ढंग का आवास, ढंग का कपड़ा, ढंग का सेहत। तभी जाकर के कुशल मानव संसाधन बनेंगे, तभी अच्छी नौकरियां मिलेंगी, तभी जेब में पैसा आएगा, और तभी अर्थव्यवस्था चलेगी। शुक्रिया।